हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का अपना आखिरी चैप्टर जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आना है, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है, मतलब कि हम बहुत कम समय में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, लेकिन पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम एक जनरल डिस्कशन के साथ कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम क्या समझने वाले हैं कि हम एज कंज्यूमर्स, यदि हम कंज्यूमर की तरह अपने आप को देखें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है। हर चीज़ में हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। यदि हम बात करें डिजिटल कैमरास की, मोबाइल फ़ोन्स की, टेलीविजन्स की, है ना, ये सारी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा चॉइस है, अलग अलग कंपनीज़ की अवेलेबल हैं और ये अलग अलग कंपनीज़ भी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ की हैं, है ना। यदि हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, यदि तो इंडिया में पहले दो ही टाइप की ऑटोमोबाइल्स हुआ करते थे, या तो फिएट या एम्बेसडर। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में जिस भी देश में जो भी कंपनी कार बना रही है, हर एक कंपनी की कार, लगभग हर एक की, हम हर एक तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग हर एक कंपनी की कार इंडिया में अवेलेबल है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर एग्जाम्पल हम शर्ट्स के लिए, टेलीविजन्स के लिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाइक फ्रूट जूस वगैरह के लिए, सब के लिए हम सिमिलर बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ समय पहले तक ये नहीं था, यानी कि पिछले कुछ सालों में ही हम ये कहते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। ये जो वाइड रेंज ऑफ चॉइस है गुड्स एंड सर्विसेज में, ये हमारे पास पहले नहीं थी, ये एक रीसेंट फिनोमिना है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चॉइस थी गुड्स और सर्विसेज में, ये हमारे पास पहले नहीं थी। 2-3 डेकेड्स पहले तक ये, चूंकि एनसीईआरटी से अपन बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के बहुत समय से जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ, बुक्स चेंज नहीं हुई, तो उसमें हर बार तो 2 डेकेड्स की बात करते हैं। लेकिन यदि हम देखें तो लगभग 1990 के बाद से, यानी 3 डेकेड्स हम कह सकते हैं, 3 डेकेड्स में बहुत सारे चेंजेस आए, उसके पहले ये चेंजेस नहीं थे, है ना। तो मार्केट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म तो हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आते हैं, जिन क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, पिछले 30 सालों में इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आए, क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो जिनके कारण ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इस चीज़ की हम शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज से, है ना। कैसे हो रहा है भाई, पहले क्या होता था ना, प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था दूसरी कंट्रीज में, सिर्फ ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड वाज द मेन चैनल जो कनेक्ट कर रहा था कंट्रीज को, है ना। तो ये कब की बात कर रहे हैं हम, 20th सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं कि मिड 20th सेंचुरी तक, मिड 20th सेंचुरी यानी कि हमने बात कर ली 1950s की। ठीक है, यहां तक आ गए तो मिड 20th सेंचुरी हो गई। तो मिड 20th सेंचुरीज तक हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री। ठीक है, प्रोडक्शन एक कंट्री में होता था और बॉर्डर्स क्या क्रॉस करता था, या तो रॉ मटेरियल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था, या फूड स्टफ एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता था, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जाते थे। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति दूसरी कंट्री में जाके प्रोडक्शन ही कर दे। क्या हो रहा था, गुड्स या सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे थे। और यदि हम कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी था ना, है ना, तो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम क्या भेजते थे, जनरली रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ, और हमारे यहाँ क्या आता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते थे और वो प्रॉफिट कमा रहे थे। हम जानते हैं क्योंकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ना, जो रॉ मटेरियल बेच रहा है उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। जो कंट्री जितना ज़्यादा अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बेचती है वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ट्रेड ही था मेन चैनल जो डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा था। लेकिन ये सब कब था, जब एमएनसीज नहीं थी। जैसे ही ये एमएनसीज आई, एमएनसीज मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये इमर्ज हुई तो ये सब सिनेरियो चेंज हो गया। ये एमएनसी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या ऑफिसेज ओन करती है ना। तो क्या होती है एक एमएनसी, एक कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन, या तो दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन कर ही रही है या दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन क्यों करते हैं, है ना। तो एमएनसी है, ये क्या कर रही है, ऑफिस सेटअप कर रही है या फैक्ट्री सेटअप कर रही है।
दूसरी कंट्रीज में कहाँ करती है? जहां पर इनको चीप लेबर अवेलेबल हो, चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, या जो भी अदर रिसोर्सेज हम कहते हैं फॉर एग्जांपल की जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हो, है ना। तो ये सारी चीजें जहां पर इनको मिलती हैं वहां पर ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करती हैं, यानी कि या तो ऑफिसेस एस्टैब्लिश करती हैं या फिर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती हैं। और क्यों किया? ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम की जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका की एक एमएनसी है, ठीक है, वो कैसे प्रोडक्शन कर रही है। तो देखो भाई, अमेरिका की एक एमएनसी है जो क्या करती है? इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाती है। अब ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की डिजाइनिंग कहाँ हो रही है? डिजाइन हो रही है ये जिनके रिसर्च सेंटर्स हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर क्या कर रहे हैं? डिजाइनिंग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन कंपोनेंट्स यहां नहीं बन रहे। कंपोनेंट्स कहां पर बन रहे हैं इसके? चाइना में। क्यों बन रहे हैं चाइना में? क्योंकि चीप लेबर और रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहां पर, इसीलिए यहां सस्ते में बन जाता है, तो चाइना में बन रहा है। फिर इसको चाइना से शिपिंग की जाती है कहां पर? मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप की जाती है, जहां पर इन सारे प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट के पास है, यूरोप और अमेरिका के पास है। ठीक, अब ये वहां असेंबल हुए, मार्केट में बेच दिए, और कंपनी के जो कस्टमर केयर सेंटर्स हैं वो कहां पर हैं? इंडिया में है। मतलब कि कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया से चलाई जा रही हैं, है ना। तो डिजाइनिंग यूएसए में हुई, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई, असेंबली मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में हुई, कस्टमर केयर सेंटर्स कहां पर हैं? इंडिया में है। और बेच कहां रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया। ऐसा करने से देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जो गुड्स हैं वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन भी ग्लोबली हो रहा है। तो हमने क्या देखा? एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेच नहीं रही है, बट क्या कर रही है? द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, हो रहा है। और प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल पार्ट्स और पूरे ग्लोब पर उसको फैला दिया। इससे हमको ऐसा लगता है इससे तो कॉस्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, बल्कि कॉस्ट घट गया। देखो क्यों घट गया, उस चीज को समझते हैं अपन। कॉस्ट घटने का रीजन क्या था? क्योंकि चाइना क्या प्रोवाइड कर रही है? चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ठीक है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्या कर रहे हैं? ये क्लोज है मार्केट के, यूएसए और यूरोप के। ठीक है, इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो उन इक्विपमेंट्स के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है ना, एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करा सकती है, इसीलिए इंडिया में स्टैब्लिश किया। और इतना सब करने से कॉस्ट कितना घट गया? 50 to 60%। यानी कि यदि कोई चीज 100 रुपीज में प्रोड्यूस हो रही थी यूएसए में, तो इतना अपन ने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर दिया तो वो 40 या 50 रुपीज में प्रोड्यूस हो जाएगी। बहुत ज्यादा कॉस्ट घट गया ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो एडवांटेज क्या हुआ? द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। क्या 50 to 60% कॉस्ट घट गई? 50 to 60% कॉस्ट घट गई मतलब प्रॉफिट बढ़ गया उनका। ठीक है, तो डेफिनेटली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बहुत ज्यादा फायदा होता है और इसीलिए ये प्रोडक्शन को अक्रॉस द ग्लोब प्रोडक्शन को कर रहे हैं अब स्टार्ट, ये है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है भाई, ये प्रोडक्शन इंटरलिंक कैसे हो रहा है? अलग अलग जगहों पर प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, कहां पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश करेंगे? तो इस पर ध्यान देते हैं अपन जरा कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं ये। तो भाई देखिए क्या कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करेंगी। सबसे पहले हमने देखा कि क्लोज टू मार्केट होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसी जगहों पर ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश करेंगी जहां से मार्केट क्लोज हो, जहां से उन्होंने जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उनको बेचना आसान हो। ठीक है, दूसरा चीज जहां पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर बहुत लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो, है ना। सबसे ज्यादा पैसा यहीं बचाया जा सकता है, लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए लेबर की। ठीक, इसके अलावा और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, मतलब ये ऐसी जगहों पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं जहां पर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हों। ठीक,
यदि ये सब चीजें एश्योर हो जाती हैं तो फिर ये अपने प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश करते हैं, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं या फिर ऑफिसेस एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुना भाई, अब ये फैक्ट्री और ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए उनको कुछ एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, है ना। क्या खरीदने पड़ेंगे? एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें खरीदने के लिए इनको क्या खर्चा करना पड़ेगा? पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, है ना। एसेट्स परचेज करने के लिए ये जो मनी स्पेंड करते हैं इसे ही क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं अपन इसको? इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? मनी विच इज यूज्ड टू परचेज एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जब ये इन्वेस्टमेंट कोई एमएनसी करती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सब क्यों करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सब चीजों का पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये काहे के लिए किया जा रहा है? किस चीज की होप में किया जा रहा है? कि ये जो एसेट्स इन्होंने यहां पर परचेस की हैं ये इनको प्रॉफिट अर्न करके देंगी। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हमको मिल गई कि जब कोई एमएनसी किसी दूसरी कंट्री में जाकर पैसा लगाती है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना था कि मार्केट कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं? प्रोडक्शन के बेसिस पर, है ना। तो प्रोडक्शन होगा अलग अलग कंट्रीज में और उससे मार्केट इंटरलिंक हो जाएंगे, कंट्रीज इंटरलिंक हो जाएंगी, है ना। मेनली देखा जाए तो कंट्रीज जो है वो इंटरलिंक हो जा रही हैं, इसी को तो हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। तो कैसे होते हैं? इसके 3 रास्ते हैं। देखो, प्रोडक्शन इंटरलिंक करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। हम क्या समझने वाले हैं? प्रोडक्शन इंटरलिंक करने के 3 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? एमएनसी किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करती है, जिससे ज्वाइंट प्रोडक्शन कहते हैं अपन, है ना, या ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। दूसरा हम क्या कहते हैं कि जब कोई एमएनसी जो है वो कोई किसी लोकल कंपनी को परचेज ही कर लेती है, उसके साथ मिलकर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसको खरीद ही लेंगे। और तीसरा तरीका क्या होता है कि ये सिर्फ ऑर्डर प्लेस करते हैं, ना ज्वाइंट वेंचर करते हैं ना परचेज करते हैं, ये क्या करते हैं? सिर्फ ये ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? कंट्रीज क्या करती हैं? ज्वाइंट वेंचर करती हैं, यानी कि किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर ये प्रोडक्शन करती हैं, है ना। तो एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज, है ना। अब इससे फायदा क्या है? लोकल कंपनी को क्या फायदा है और एमएनसी को क्या फायदा है? दोनों का देखना पड़ेगा, तभी तो ये ज्वाइंटली आएंगे, अदरवाइज क्यों आएंगे, है ना। तो ये बेनिफिट्स क्या हैं दोनों के साथ हमें काम करने के लिए? तो पहले हमको क्या देखना है? लोकल कंपनी के लिए लोकल कंपनी को 2 फायदे हैं, पैसा मिलेगा और टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्या मिल जाएगा? पहला क्या मिल रहा है इनको? प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स एंड फॉर फास्टर प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है? टेक्नोलॉजी मिल जाएगी लेटेस्ट। ये 2 फायदे किसके हो गए? लोकल कंपनी के। लोकल कंपनी क्यों ज्वाइंटली किसी एमएनसी के साथ काम करना चाहेगी? इन 2 चीजों के लिए, कैपिटल यानी कि मनी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एमएनसी है उसका क्या फायदा होता है? एमएनसी के लिए फायदा ये होता है कि एमएनसी को एक बना बनाया मार्केट मिल जाता है। ठीक है, दूसरा देखो भाई, दूसरे रूट पर आ जाते हैं जिससे प्रोडक्शन को इंटरलिंक करती हैं ये एमएनसीज, और वो क्या है? सबसे कॉमन क्या है कि ये जो है ना, ये लोकल कंपनी को परचेज कर लेंगी। एमएनसीज इन्वेस्ट टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन। ये आसानी से कर सकती हैं एमएनसीज। क्यों? इनके पास बहुत पैसा होता है, ह्यूज वेल्थ होती है, जिसके बेसिस पर ये ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कारगिल फूड्स का। ये एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की एमएनसी है ये। इस कंपनी ने क्या किया? इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को खरीदा, जैसे कि परख फूड्स, है ना। अपन परख फूड्स का एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि परख फूड जो है ना, इसने इंडिया में अपना एक अच्छा खासा मार्केटिंग का नेटवर्क बना रखा था, है ना। बहुत लार्ज नेटवर्क बिल्ड कर लिया था इन्होंने मार्केटिंग का अपना। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इनके ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स थे, यानी कि ऑलरेडी एक वेल रेपुटेड ब्रांड था ये। ठीक है, अब ये परख फूड ने क्या किया? 4 ऑयल रिफाइनरीज भी इन्होंने अपनी बना ली थी। ठीक है,
अब जब कारगिल फूड्स आया तो कारगिल फूड्स ने क्या किया, इस परख फूड्स को खरीद लिया। तो ये 4 ऑयल रिफाइनरीज भी किसकी हो गई, कारगिल फूड्स की हो गई। और इन्होंने क्या किया, उसमें और पैसा इन्वेस्ट करके उनको और एडवांस बनाया और ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और ये क्या बन गए, लार्जेस्ट ऑयल सेलर, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। कितनी कैपेसिटी है इनकी, 5 मिलियन पाउचेस डेली, 5 मिलियन पाउचेस डेली ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंडिया के लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। तो देखो पहले वाले में हमने क्या देखा कि कैसे एक लार्ज एमएनसी ज्वाइंट वेंचर करती है, उससे फायदा होता है एमएनसी को, कि जैसे इसका मार्केट था ना, इनने खरीदा तो मार्केट मिला, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया तो मार्केट मिला, ठीक है। फिर लोकल कंपनी को खरीद लेना, ये दूसरा रूट हो गया। ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि कई बार इनका जो टोटल इनकम होती है ना, वो कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा होती है, पूरे बजट से भी ज़्यादा होती है ना। तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है इनके पास, इसीलिए ये इतने सारे चेंजेस कर पाते हैं, है ना। यदि इतना पैसा नहीं होता तो डेफिनेटली इतने चेंजेस नहीं कर पाते, है ना, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कि एक और रूट क्या है, लार्ज एमएनसीज क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर प्लेस कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अपन देखते हैं हमारी जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री है, स्पोर्ट आइटम वाली जो इंडस्ट्री है, ये इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जहां पर एक लार्ज एमएनसी क्या करती है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर देती है। अब यहां पर ये कॉस्ट और लेबर को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर पाते हैं ये कॉस्ट को और लेबर को, क्योंकि ये बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, और बहुत पैसा है इनके पास, तो ये जिस क्वालिटी का चाहे उस क्वालिटी का प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। तो the products are supplied to the MNCs, which then sell these under their own brand names to the customers. These large MNCs have tremendous power to determine prices, quality, delivery and labor conditions. क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और ये बल्क में ऑर्डर करती हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। ये चाहे तो बहुत अच्छी लेबर कंडीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बहुत सस्ते दाम पे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और जहाँ चाहे वहाँ डिलीवर करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हो चुकी हैं, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे कि मेनली एमएनसीज जो हैं वो प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो है वो मार्केट्स को इंटरलिंक कर रहा है। अभी हमने क्या देखा, प्रोडक्शन इंटरलिंक हो रहा था डिफरेंट कंट्रीज में, कैसे हो रहा था उसके 3 तरीके देखे। अब फॉरेन ट्रेड जो होता है ना, वो मार्केट्स को इंटरलिंक करता है। मार्केट को इंटरलिंक करता है का क्या मतलब है, 2 अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए 2 ट्रेडर्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड, ठीक है। पहले नहीं होता था ऐसा। इसको हम एक चाइना में जो टॉयज, चाइना से जो टॉयज इंडिया आते हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई, फॉरेन ट्रेड जो है, हालांकि ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है ना। बहुत सालों से हम जानते हैं कि इंडिया से कॉटन वर्ल्ड के अदर पार्ट में एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन टेक्सटाइल, है ना। हालांकि ब्रिटिशर्स ने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी और फिर सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने लगे और फिनिश्ड गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ये जो फॉरेन ट्रेड है ना, ये बहुत लंबे समय से मेन चैनल है जो कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है। अब ये जो फॉरेन ट्रेड है इसमें देखो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, जरा हम उसकी बात करते हैं कि हमने ये देखा कि कुछ ऐसे रूट्स थे जो इंडिया को और साउथ एशिया को कनेक्ट कर रहे थे। किससे कनेक्ट कर रहे थे, ईस्ट और वेस्ट दोनों से, है ना। वेस्ट यानी कि यूरोप हो गया और ईस्ट यानी कि चाइना साइड, जापान साइड वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और एक बहुत ही बढ़िया एक्सटेंसिव ट्रेड हुआ करता था, बहुत सारे ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, है ना। बाई लैंड भी थे और फिर बाद में सी रूट्स भी मिल गए अपन को, तो बहुत ही ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है फॉरेन ट्रेड में, फ़ायदा क्या होता है, देखो इससे 2 की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं ट्रेडर की और एक हम बात करते हैं कंज्यूमर की, है ना। ट्रेडर को क्या फ़ायदा है, ट्रेडर अपने जो होम कंट्री है या जहाँ पर वो रह रहा है उसके अलावा दूसरे मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, यानी कि उसका जो एरिया है वो एक्सपैंड हो गया।
जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, और जो कंज्यूमर है उसको क्या फ़ायदा हो गया, उसको वैरायटी मिल जाती है, क्वालिटी मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ सस्ते दाम पर मिल जाती है ना। तो हम ये जानते हैं कि हमने क्या देखा, ये जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं किसी भी कंपनी के, है ना, उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब इंडिया आए थे, है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनी सच एस ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश भी हैं, डच भी हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक, तो फॉरेन ट्रेड का फंक्शन मैंने आपको समझाया, वो समझ में आया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द फंक्शन, ये अपन इसको छोड़ देंगे यदि, तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मैंने आपको बताया है कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट। मतलब क्या इसका, मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या है यहां पर, मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। इससे आगे बढ़ सकते हैं, रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट, इससे और आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के मार्केट में जाकर वो अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो लोकेट करते हैं ऐसी कंट्रीज को जहां पर वो अपना सामान बेच सके, है ना। तो प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कॉम्पीट इन द मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इससे कंज्यूमर को क्या फायदा है, कंज्यूमर यानी कि यहां पर हो गया बायर, वो क्या कर सकता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपैंडिंग द चॉइस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। चॉइस मिल गई इनको। अब चॉइस के साथ साथ मैंने क्या बताया, चॉइस किस चीज की मिली, क्वालिटी की मिली, प्राइजेस की मिली, है ना, तो इनको चॉइस मिल जाती है। अब इसको हम समझ रहे हैं कैसे, एग्जाम्पल से, चाइनीज टॉयज के एग्जाम्पल से, कि चाइना में जो टॉय प्रोड्यूसर्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इंडिया में टॉय प्रोड्यूसर्स अच्छे क्वालिटी के टॉयज नहीं बेच रहे हैं और बहुत महंगे बेच रहे हैं, तो उनको मार्केट दिखा, उन्होंने चाइना में जो टॉयज प्रोड्यूस किए वो इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, और कुछ ही समय के अंदर ये जो चाइनीज टॉयज थे इन्होंने इंडिया का 70-80% मार्केट कैप्चर कर लिया। हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान होने लगा। तो देखो जरा इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइजेस, है ना, ये उनको दिखा कि यहाँ बहुत महंगे बिक रहे हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। Buyers in India now have the option of choosing between Indian and the Chinese toys, है ना, कंज्यूमर को चॉइस मिल गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिजाइन्स, सस्ते हैं और नई डिजाइन्स के हैं, चाइनीज टॉयज बिकेम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट्स। और इसके कारण क्या हुआ कि विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर 70-80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। एक साल के अंदर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, टॉयज आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर, पहले के कंपैरिजन में ये सस्ते हैं। तो क्या हुआ यहां पर, हमने देखा कि जो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ, चाइनीज टॉयज केम इनटू द इंडियन मार्केट्स एंड इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव्ड बेटर। इंडियन बायर्स क्या करेंगे, हमारे पास चॉइस है कि भाई सस्ता है और अच्छा है वो खरीदें कि इंडियन है वो खरीदें, तो डेफिनेटली लोग क्या चूज करते हैं, जो सस्ता है और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चॉइस है ना उनके पास, लोगों के पास, कि टॉयज अच्छी क्वालिटी के हैं और लोअर प्राइसेस पर मिल रहे हैं। ठीक, अब ये जो चाइनीज टॉय मेकर्स हैं उनको तो बहुत फायदा हुआ, काफी प्रॉफिट हुआ। ये चाइनीज टॉय मेकर क्या कर रहे हैं, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस, उनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन इंडियन टॉय मेकर्स का तो बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा, है ना। तो भाई ये देखो, हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि दो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं ना, तो फॉरेन ट्रेड ने मार्केट्स को इंटरलिंक किया। वो व्यक्ति चाइनीज मार्केट में बैठा है, ये व्यक्ति इंडियन मार्केट में बैठा है, लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन है, मार्केट लिंक हो गए हैं। किस चीज के कारण हो गए, फॉरेन
ट्रेड के कारण, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि इन जनरल क्या होता है, विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज एंड प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। ठीक है, टेंड टू बिकम इक्वल। अब चाइनीज टॉयज आ गए ना, कंपटीशन बढ़ गया ना, तो इंडियन मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको भी अपने प्राइसेस कम करने होंगे, है ना। तो लगभग इक्वल प्राइस लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे चाइनीज टॉयज के कंपैरिजन में। एंड प्रोड्यूसर्स इन दीज टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो भाई फॉरेन ट्रेड ने क्या किया, फॉरेन ट्रेड ने मार्केट्स को इंटरलिंक कर दिया, दो डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट्स को। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने क्या देखा, कैसे डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन इंटरलिंक हो रहा है, हमने देखा 3 तरीकों से हो रहा है। और कैसे डिफरेंट कंट्रीज में मार्केट इंटरलिंक हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो ये मार्केट कैसे इंटरलिंक हुआ और प्रोडक्शन कैसे इंटरलिंक हुआ, हमने यहां पर ये समझ लिया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, किस चीज के कारण हो रहा है ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने जो बताया कि वही तो है कि उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो प्रोडक्शन इंटरलिंक हो रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है इसको समझते हैं, और इस ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज का रोल क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो हम क्या देखते हैं कि लगभग 2 से 3 डेकेड्स हो गए हैं और एमएनसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। किस टाइप की लोकेशंस चाहिए उनको, विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। ऐसी लोकेशन सर्च कर रही हैं ये एमएनसीज जहां पर ये जब प्रोडक्शन करें तो इनको बहुत ज्यादा सस्ता पड़े। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ये कैसे करती हैं, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो हमने ये देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ये एमएनसीज कर रही हैं, और ये बढ़ता चला जा रहा है, राइज हो रहा है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज भी बढ़ रहा है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो एमएनसीज करती ही है, और फॉरेन ट्रेड को भी मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है, ये एमएनसीज ही कंट्रोल कर रही हैं, है ना। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसीज। और चूंकि एमएनसी जो है वो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इनके कारण ही तो ग्लोबलाइजेशन होगा, कंट्रीज कनेक्ट होंगी ना। ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण क्या हो रहा है, कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन फोर्ड मोटर्स का, कि फोर्ड मोटर्स ने 1700 करोड़ खर्च करके इंडिया में अपना एक प्लांट एस्टैब्लिश किया, और उस प्लांट में वो ऐसा नहीं कर रहे कि सिर्फ इंडिया के लिए कार्स बना रहे हैं या पार्ट्स बना रहे हैं, अदर कंट्रीज में भी बेच रहे हैं यहाँ पर प्रोड्यूस करके, है ना। तो फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में सिर्फ कार प्रोड्यूस नहीं किया, इसने क्या किया, एक्सपोर्ट भी की कार्स दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, और कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट किए अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो भाई यहां पर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फोर्ड मोटर्स ने इन्वेस्ट किया, और फिर यहां जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको पूरे दुनिया में बेच रहा है, तो फॉरेन ट्रेड भी हुआ, है ना। तो जैसे हमने फोर्ड मोटर्स का देखा, वैसे ही अदर एमएनसीज में भी हम देखते हैं क्या इन्वॉल्व होता है, सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज दोनों में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, एमएनसीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, दुनिया भर में ये गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है भाई, और इसके कारण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं। क्यों भाई, इसी चीज का तो रिजल्ट है ना, है ना। तो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, इसके कारण हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। तो ये प्रोडक्शन का इंटीग्रेशन हुआ और मार्केट्स का इंटीग्रेशन हुआ, तो कंट्रीज कनेक्ट हो गई, और यही ग्लोबलाइजेशन है। इंटीग्रेशन, रैपिड इंटीग्रेशन, है ना, रैपिड वर्ड लगा देते, तेजी से इंटीग्रेट होना, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन मिल गई अपन को। तो भाई हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इसमें एमएनसीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन
प्रोसेस। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में मूव हो रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट रीजन्स जो हैं वर्ल्ड के वो कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, ठीक है। तो ग्लोबल, ऐसा नहीं कह सकते कि ये रीसेंट फिनोमेना है कि अभी ही कनेक्ट हुई हैं कंट्रीज, पहले भी कंट्रीज कनेक्टेड थी, लेकिन इतना तेजी से, इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी जितना पिछले कुछ डिकेड्स में हो गई हैं, है ना। तो आज से यदि हम बात करें 5-10 डिकेड्स पहले की, तो उस समय इतना इंटरकनेक्शन नहीं था कंट्रीज के बीच में जितना कि आज है, ठीक है। तो एक तो हमको समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक और चीज है जिसके कारण ये कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती हैं, एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल, है ना। इतना क्लियर हो गया कि भाई गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इनके मूवमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक और तरीका है जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन होता है, एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। अब लोग क्यों एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं? जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए, है ना। तो बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के लिए लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं, और उससे भी कंट्रीज जो है वो इंटरकनेक्ट होती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए हैं, और इसके कारण लोगों का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। पहले जितना मूवमेंट होता था लोगों का, आज उतना मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय दोस फ्यू कंट्रीज, ठीक। अब ये सारी जो हमने बोली ना कि ये इन चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, इनका मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। लेकिन ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन सारी चीज़ों का मूवमेंट पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है ना। तो इसमें हम मेनली दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी और एक हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो पहले हम फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी पर, ठीक। टेक्नोलॉजी में भी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, बिना ट्रांसपोर्ट के कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ना गुड्स का मूवमेंट हो पाएगा, ना लोगों का मूवमेंट हो पाएगा। तो गुड्स, सर्विसेज और लोगों के सबके मूवमेंट के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और पिछले कुछ डेकेड्स में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि इसमें हम देखते हैं कि स्पीड भी बढ़ी है, कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है ना। स्पीड बढ़ने से टाइम जो लगता था मूवमेंट में वो भी कम हुआ है ना। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। स्टिमुलेटेड मतलब बढ़ा देना, है ना, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को और तेजी से बढ़ाया है। जैसे कि हम देखें पास्ट 50 ईयर्स की यदि हम बात करें तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने मिलते हैं हमको टेक्नोलॉजी में, जैसे कि और इसके कारण क्या हो रहा है? फास्ट डिलीवरी हो रही है गुड्स की अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत आसानी से लोअर कॉस्ट पर ट्रैवल की जा सकती हैं, या गुड्स या सर्विसेज को वहाँ भेजा जा सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंटेनर्स का, है ना। हम जानते हैं कंटेनर्स, हम सभी ने देखे हैं इसे। इनके साथ खास क्या है? इनके साथ खास ये है कि आप सामान कंटेनर में रख दो, फिर वो कंटेनर उठा के चाहे आप ट्रक पे रख दो, चाहे आप वो ट्रेन पे रख दो, या उसको एरोप्लेन में रख दो। तो इससे क्या होता है? हैंडलिंग चार्जेस रिड्यूस होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस रिड्यूस होते हैं, है ना। तो ये कंटेनर्स जो है ना, इसके कारण बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। और अब हम ये देखते हैं कि एयर सर्विसेज अवेलेबल हैं जो बहुत फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और बहुत लग्जूरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हालांकि उसका एक ड्रॉबैक ये है कि हर किसी के लिए अभी वो अफोर्डेबल नहीं है ना। तो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स और ट्रक्स, है ना। अब ये शिप्स याद रखना भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना गुड्स का, वो कैसे होता है? वाटरवेज के थ्रू होता है, ठीक। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। कैसे? इंक्रीज द स्पीड विथ विच द एक्सपोर्ट्स कैन रीच मार्केट। कैसे? ये सब हमने देखा क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कंटेनर्स में आपने एक बार सामान रख दिया, फिर उसको उठा के जहाँ चाहे रख दो, तो ये हैंडलिंग कॉस्ट जो है, पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, आपको वहाँ शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है,
कंटेनर में रखा हुआ है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस रिड्यूस हो गए और स्पीड बढ़ गई, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग का समय बच गया ना, तो स्पीड भी बढ़ गई है ना। क्लियर है। तो एयर ट्रांसपोर्ट भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ है, एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी काफी कम हो गई, हालांकि अभी भी हम ये कहते हैं कि ये लोगों के रीच में नहीं है ना। और इससे हम बहुत तेजी से गुड्स और पीपल दोनों का मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये हमारी पहली टेक्नोलॉजी हो गई। दूसरी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। रिसेंट टाइम्स में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं हर जगह कंप्यूटर्स हैं, हर जगह इंटरनेट है ना। अब टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीग्राफ आ जाता है, टेलीफोन आ जाता है, जिसमें टेलीफोन में मोबाइल फ़ोन्स भी आ जाते हैं और फिर फैक्स भी आ जाता है। ये सब टेलीकम्युनिकेशन है ना। लेकिन इन सब में हम क्या जानते हैं, साथ में कंप्यूटर्स का भी यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का भी यूज़ हो रहा है। और इन दो चीज़ों के कारण तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं हमारी दुनिया में, है ना। इंटरनेट हम जानते हैं, इंटरनेट के कारण आज हम घर बैठे बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर से हो रहा है ना। तो कंप्यूटर्स हैं जिनमें प्रोग्रामिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनेट है जिसके कारण घर बैठे बैठे आप कहीं भी ईमेल शेयर कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, पिक्चर्स भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में हमने क्या देखा, ये सारी चीज़ें हैं और ये दुनिया भर में एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक, इवन इन रिमोट एरियाज, छोटे छोटे गाँव में भी जाएंगे तो आप मोबाइल फ़ोन अब आपको मिल जाएंगे। पहले थोड़ा सा नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो मिलने लगे, है ना। और जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, जैसे हम बॉर्डर एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर कई जगह टावर्स नहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे सोल्जर्स सैटेलाइट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं ना। तो दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इनका भी बहुत यूज़ किया जा रहा है, इसके कारण भी कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और कंप्यूटर्स तो हर जगह अब एंटर हो चुके हैं। अभी देखो अपन, ये कंप्यूटर ही है एक तरीके का जिस पर अपन पढ़ रहे हैं, है ना। सिस्टम है, डिजिटल बोर्ड है ना। तो कंप्यूटर हर जगह एंटर कर चुके हैं, हर फील्ड में एंटर कर चुके हैं। आप यदि हार्ड कॉपी ले रहे हैं तो वो प्रिंट निकालने के लिए सारी टाइपिंग कंप्यूटर पर हो रही है ना। तो प्रिंट आसानी से निकल आ रहा है ना। घर में हम गेम्स खेलने के लिए, गाने सुनने के लिए, हालांकि कंप्यूटर का यूज़ इसके लिए नहीं होना था, लेकिन हम सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं ना। तो कंप्यूटर जो है ना, ये हर जगह हर फील्ड में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, और हमने इंटरनेट की अभी बात करी, है ना। बिना इंटरनेट के हालांकि ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं थी जो अभी हम कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट में हमने क्या देखा, अभी अभी आपसे डिस्कस किया मैंने कि क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। हर चीज़ के ऊपर आप गूगल पर डालिए कुछ भी, हर चीज़ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। और इससे ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं। इंटरनेट का ये सारा यूज़ हमने देख लिया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को हमने देखा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक आईटी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सॉरी आईटी कंपनी बोल रहा हूँ, एक मैगजीन का एग्जांपल लेते हैं कि कैसे मैगजीन वालों ने आईटी का यूज़ किया, इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और उसके कारण ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस हो चुकी है उसके कारण कैसे एक कंट्री में बैठे हुए लोग दूसरी कंट्री से एक मैगजीन प्रिंट करवा लेते हैं और उसको बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं ना। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम एक मैगजीन कंपनी का जो लंदन में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, लंदन में। इसके रीडर्स लंदन में हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि प्रिंटिंग कहाँ पर हो, दिल्ली में हो, यानी कि इंडिया में हो। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ये जो लंदन में जो इनका ऑफिस है, उन्होंने टेक्स्ट भेज दिया मैगजीन में जो कुछ भी प्रिंट होना था ईमेल के थ्रू, इंटरनेट का यूज करके दिल्ली ऑफिस में। ठीक है, दिल्ली ऑफिस वालों ने क्या किया, डिजाइनर्स उनके जो थे उन्होंने डिजाइन तैयार कर लिया और इंटरनेट की ही हेल्प से उन्होंने वो डिजाइन जो है ना वो पास करवा ली, है ना। तो जो लंदन ऑफिस में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज का यूज किया और जो भी डिजाइनिंग हुई है उसको इन्होंने फाइनल करा लिया। डिजाइनिंग काय पे हुई, कंप्यूटर पे। ठीक, अब ये सब हो गया, उसके बाद मैगजीन को प्रिंट करवा लिया इन्होंने, है ना। प्रिंटिंग भी हो गई इंडिया में ही उसकी, और फिर उसको इन्होंने बाय एयर लंदन भेज दिया। ठीक है, अभी पेमेंट भी नहीं हुई है,
पेमेंट भी कैसे हो गई, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके, है ना। तो जो पेमेंट थी, मनी जो थी भेजनी थी उनको प्रिंटिंग और डिजाइनिंग की, वो भी एक बैंक से जो लंदन में था वो इंडिया में दिल्ली में जो बैंक था उसमें ट्रांसफर कर दिया गया विद द यूज ऑफ इंटरनेट। ना कोई वहां से यहां आया, ना कोई यहां से वहां गया, लेकिन वहां के रीडर्स के लिए डिजाइनिंग यहां पर हो गई, ठीक है, और उसको प्रिंटिंग भी यहां करवा दी और एयर सर्विसेज की हेल्प से उसको वापस वहां पर भेज दिया। ठीक, क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं, ये एक हो गया हमारा। दूसरा आ जाते हैं अब हम लिबरलाइजेशन पे, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं भाई, किसी भी चीज, किसी भी गुड्स के, एक गुड्स या सर्विसेज के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट पर जो टैक्सेस लगा दिए जाते हैं हैवी, वो ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इन ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो ये जो चाइनीज टॉयज का एग्जांपल हमने लिया था उसी की मदद से समझते हैं कि चाइना में जो प्रोड्यूसर्स थे टॉयज के, वो इंडिया में गुड्स बेच पा रहे थे क्योंकि वो सस्ते हैं और अच्छे हैं। लेकिन मान लो हमारी गवर्नमेंट लोकल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, जो चाइनीज टॉयज आ रहे हैं उन चाइनीज टॉयज पर टैक्सेस बढ़ा देगी, जिससे उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी और इंडियन टॉयज के मार्केट में जो प्राइस है लगभग उसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर इन ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है हमारे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हर कंट्री में याद रखना कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है, हर डेवलपिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट है स्टार्टिंग में वो क्या करती है, अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है। तो जो चीज मैंने अभी समझाई जरा उसको यहां हम रीड कर लेते हैं कि सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज, क्या होगा, दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। इससे क्या हो गया भाई, बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इंपोर्टेड टॉयज, यानी जो हम परचेस करने वाले जो बायर्स हैं हमें ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और इंडिया में जो टॉय मेकर्स हैं वो प्रॉस्पर करने लगेंगे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये जो मैंने बताया ये टैक्स इंपोर्ट्स पर, इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड बैरियर, ठीक है। और ये ट्रेड बैरियर्स अपन को कैसे कह सकते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, कैसे डिफाइन कर दिया अपन ने, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। एंड ये ट्रेड बैरियर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन सेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम बैरियर्स कह रहे हैं ना। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन सेट कर दिए, बैरियर्स लगा दिए, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है किस चीज को रेगुलेट करने के लिए, हमारा जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए, या ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी कंट्री में कौन से गुड्स या सर्विसेज आने चाहिए या कौन से गुड्स या सर्विसेज नहीं आने चाहिए, ठीक है। इन चीजों के कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इनको यूज करती है और इनको हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन ट्रेड बैरियर्स का बहुत ज्यादा यूज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्यों किया, हमारे यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाना था। तो क्यों कंसीडर किया जाता था ये नेसेसरी, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्योंकि देखो अभी अभी जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए थे और उस समय यदि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती तो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो 1950s और 1960s में हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स डेवलप हो रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स का यूज किया, ठीक। तो भाई हमने ये देखा कि हमारी कंट्री ने बहुत लंबे समय तक सिर्फ कुछ एसेंशियल चीजें थी, सिर्फ उनका ही इंपोर्ट अलाउ किया, बाकी किसी भी चीज का इंपोर्ट अलाउड नहीं था, ठीक है। तो अब एसेंशियल चीजें क्या थी, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम, ये कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें थी जिनके बिना काम नहीं चलता, इसीलिए इन पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, इन पर ट्रेड बैरियर्स नहीं थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे। वो जो दौर था उसे लाइसेंस राज भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगता था। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी वो
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की थी, बहुत अच्छे से वर्कर्स को भी पेमेंट्स वगैरह मिलती थी, सिक्योर थी उनकी जो जॉब थी वो, है ना। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हमारे जैसी रही हैं ना शुरुआत में, उन्होंने सभी ने ये ट्रेड बैरियर्स का यूज़ किया, हमने भी किया हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस किए पॉलिसी में। अब हमारी गवर्नमेंट को लगा कि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, ये जो बैरियर्स लगा रखे थे, ये हटा दिए। अब आसानी से चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती थीं और आसानी से लोग इंडिया में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स इस्टेब्लिश कर सकते थे, है ना। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। ये क्यों लगा हमारी गवर्नमेंट को? क्योंकि उनको लगा कि भाई इससे हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस जो है प्रोड्यूसर्स का वो इम्प्रूव होगा। हालांकि अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये हम देखेंगे, है ना। लेकिन इतना समझ में आ गया कि भैया हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, अब चीज़ें आसानी से इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती हैं। और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट किया। इवन उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, इसकी तारीफ़ करना, बहुत तारीफ़ करी, जैसे कि WTO। अभी हम WTO के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो हमने बैरियर्स लगा रखे थे, ये हटा दिए गए 1991 में। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, जिन्हें हम एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से राजनीति में उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट ज़्यादा थे। तो उनके टाइम पर ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, लिबरलाइजेशन कर दिया गया। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। किस चीज़ पर ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? जनरली फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ये रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ये हटा दिए गए। अब चीज़ें आसानी से इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती थी। गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। ठीक, ये दो फैक्टर्स हो गए जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। कौन से दो फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन के बारे में कि इन दो फैक्टर्स के कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देखा, तो ज़रा हम WTO के बारे में पढ़ लेते हैं कि WTO क्या है और ये क्या कर रहा है ना। बनाया तो बड़े अच्छे पर्पस से गया, लेकिन इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। क्या पर्पस था इसका? कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो फ्री होना चाहिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। यही इनका मेन टारगेट था, है ना। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है डेवलप्ड कंट्रीज़ के इनिशिएटिव पर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करती है ना। इनका काम क्या है? फ्री ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये इनका काम होता है। लेकिन ये अपना काम सही से नहीं कर रहे, ये फेयर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सही नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ये भेदभाव करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ये भेदभाव करते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say क्या कहती हैं? Barriers to foreign trade and investment are harmful, so there should be no barriers, है ना। ट्रेड कैसा होना चाहिए? डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्री होना चाहिए ट्रेड, एंड ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। किस चीज़ के बारे में? ट्रेड के बारे में पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर देना चाहिए। ये ऐसा चाह रही हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका एम क्या है? लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, किसके इनिशिएटिव पर स्टार्ट की गई? डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव पर स्टार्ट की गई। और ये क्या करती हैं? दे एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर आल्सो ओबेड। ठीक है, इन रूल्स को ओबे किया जाए, फॉलो किया जाए। अब ये कौन फॉलो करेगा? जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि लगभग 160 कंट्रीज हैं जो WTO की मेंबर्स हैं, और ये 160 कंट्रीज जो हैं
वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि ये WTO क्या है, ये सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड को फॉर ऑल, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। कौन सी कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज। इन डेवलप्ड कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स रिटेन करके रखे हैं, WTO उनको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए प्रेशराइज कर रहा है ना। तो WTO रूल्स हैव फोर्स्ड डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एग्रीकल्चर। इसमें जो अभी डिबेट्स चल रहे हैं, खास तौर से इसमें इन्वॉल्व कौन है? USA। तो USA का एग्जांपल लेते हैं अपन और इसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कंपेयर करें तो देखो भाई जरा USA की क्या कंडीशन है कि USA में कितना परसेंट GDP का प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर? 1%। और कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 0.5%। यदि हम इसको कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में हम जानते हैं लगभग 50% लोग, है ना। ये डेटा आपको वेरी मिलेगा, है ना, ये डेटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में पुराना डेटा है तो वो कहते हैं 75%, कुछ बोलते हैं 60%, कुछ बोलते हैं 66%। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो लगभग 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। और ये कितना परसेंट प्रोड्यूस करते हैं GDP का? 15% प्रोड्यूस करते हैं। ये हमने बात की एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, और ये हमने बात की GDP की कि GDP में कितना शेयर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है ना इंडिया में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्रोवाइड कराता है। लगभग 50% लोग अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, और लगभग ये इंडिया की GDP का 15% के आसपास ये प्रोड्यूस करता है। उसके कंपैरिजन में देखो आप USA की बात करें तो 1% प्रोड्यूस कर रहा है GDP का, और 0.5% लोग जो हैं वो इस पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर और इंडिया में बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ पर ये जो 0.5% लोग, इनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं और ऊपर से गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे रही है, जिससे कि इनका प्रोडक्शन जो होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और ये दूसरी कंट्रीज में बहुत सस्ते दामों पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे दूसरी कंट्रीज में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत नुकसान होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स महंगे। और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, WTO हमारी कंट्री जैसी कंट्रीज को प्रेशराइज कर रही है कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ। अब हम ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, हमारे यहाँ के जो फार्मर्स उनको सब्सिडी देना बंद कर देंगे, तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारे फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, और उनके कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज से आने वाली क्रॉप्स के प्राइसेस और घटे रहेंगे। तो किसानों का नुकसान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अपन ये देख रहे हैं अमेरिका के बारे में कि ये जो स्मॉल परसेंटेज है लोगों का जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बहुत पैसा रिसीव करते हैं, मैसिव सम ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडी। और इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए जब सब्सिडी मिली, है ना, तो उससे बहुत कम पैसों में इन्होंने अपनी क्रॉप प्रोड्यूस कर ली और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि इनको फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी कंट्रीज में जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो ये फार्मर्स ने क्या किया, बहुत सस्ते दामों पर फसल प्रोड्यूस कर ली और बहुत सस्ते दामों पर दूसरी कंट्रीज में बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, दूसरी कंट्रीज के फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। लेकिन अदर कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या हो रहा है, सब्सिडी हटाओ, है ना, फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज करो, है ना। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये क्या क्वेश्चन कर रही हैं, देखो जरा सुनते हैं। दे आर आस्किंग the developed countries governments, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. You have asked our government to stop supporting our farmers, but you are doing so by yourself. Is this free and fair trade? भाई हमारी कंट्री में तो आपने फार्मर्स को जो सब्सिडी मिल रही थी वो बंद करवा दी, लेकिन आप खुद दे रहे हो और एबनॉर्मल प्राइसेस पर वो क्रॉप्स दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हो, जिससे दूसरी कंट्रीज के फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। तो क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? बिल्कुल भी नहीं है। WTO फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहा है,
अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। WTO डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज को अभी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। माने हम ये नया सिस्टम ऑफ कॉलोनाइजेशन देख सकते हैं यहां पर भाई, कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इन कंट्रीज को कंट्रोल कर रही हैं। अब यदि वो अभी भी कंट्रोल कर पा रही हैं, मतलब क्या है, अभी भी कॉलोनी है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज अपन को यहां देखने मिली, लेकिन इसका इंपैक्ट देखो कितना ज्यादा है कि कंट्री का फ्रीडम खत्म हो गया है यहां पर, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन तो हुआ, उसको नहीं रोक सकते। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, है ना, और इसको फेयर बनाने के लिए क्या करें ये अपन को समझना है। तो इंपैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, 3 ग्रुप्स हैं भाई, उन पर हमें इंपैक्ट देखना है। एक कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर और तीसरा लेबर। ठीक है, कंज्यूमर का तो फायदा ही फायदा है। कंज्यूमर का फायदा क्यों है, क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी के गुड्स सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, उसको वैरायटी मिल जा रही है। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे टाइप के, अलग अलग प्रोड्यूसर पर अलग अलग उसका इंपैक्ट होगा, और लेबर पर भी बहुत ज्यादा उसका अच्छा असर नहीं हुआ, लेबर को बहुत नुकसान हुआ। तो जरा हम देखते हैं किसकी क्या बात हो रही है यहां पर, कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। कौन से प्रोड्यूसर, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, है ना, ये पहले ही लिख दिया। एडवांटेज किसको है, कंज्यूमर्स को, पर्टिकुलरली टू द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज। इनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्यों हुआ इनको सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि इनको क्या मिल रही है, चॉइस मिल रही है ना, और इंप्रूव्ड क्वालिटी मिल रही है लोअर प्राइजेस पर। ठीक है, क्या मिल रही है, इंप्रूव्ड क्वालिटी लोअर प्राइजेस पर। इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, खासतौर से जो वेल ऑफ सेक्शन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, क्योंकि कम दाम पर उनको बहुत अच्छी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, वैरायटी मिल जा रही है, चॉइस मिल जा रही है। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोड्यूसर्स, है ना, प्रोड्यूसर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स में और वर्कर्स में इनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही अलग अलग था, यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, MNCs की बात यदि हम करें, सबसे पहला जो अपन को यहां दिख रहा है, MNCs प्रोड्यूसर हैं, फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, इनके ऊपर क्या असर हुआ। अच्छा ये देखो, ये सब जगह इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां वेल ऑफ बायर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। देखो एक डेटा यहां पर है हमारे पास कि इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स ये जो MNCs हैं इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। यदि पिछले 20 सालों में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो इससे क्लियर ये साबित हो रहा है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना इनके लिए बेनिफिशियल है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसी जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो इससे एक चीज क्लियर हो जा रही है कि MNCs को तो इंडिया में फायदा हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा MNCs को मिल रहा है। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं ये देखो, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां ये इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, सेल फोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ठीक है, या सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इन सब चीजों में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो भी मेनली कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में नहीं कर रहे हैं। रूरल एरियाज में इन्वेस्ट करते तो हमारे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होता, लेकिन ये इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मोस्टली कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहां पर वेल ऑफ बायर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली भैया इनको तो फायदा हो रहा है। हालांकि हमारे यहाँ भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं और सर्विसेज हैं, इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे हमारी कंट्री में, क्योंकि ये इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हमारे यहाँ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। और इन पर जो डिपेंडेंट लोकल कंपनीज हैं उनका फायदा होगा, जैसे कि जो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई कर रही हैं, इन इंडस्ट्रीज का फायदा होगा। MNCs के साथ ये इंडस्ट्रीज, ये भी तो प्रोड्यूसर्स हैं जो इन MNCs को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, तो देखो MNCs का भी फायदा होगा, और जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं उनको भी फायदा होगा। ये दो का तो हमको फायदा दिख गया कि इन दो का फायदा हो रहा है। तो MNCs के इन्वेस्ट करने से जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लोकल कंपनीज को भी फायदा हो रहा है जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसी बनाई। क्या बनाई पॉलिसी, तो देखो भैया क्या स्टेप लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। 2 स्टेप लिए मेन, ध्यान से सुनना, 2 मेन स्टेप हैं। क्या है वो 2 मेन स्टेप, सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश करना, और दूसरा लेबर लॉस को रिलैक्स कर देना। अब इन दोनों को समझते हैं जरा अपन अच्छे से, क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZs।
क्या होते हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? यहां पर गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज किस चीजों में? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल मतलब जैसे कि कुछ ऐसे काम करना जो रिफ्रेशिंग टाइप के हो, फॉर एग्जांपल बोटिंग करना होता है, गेम्स खेलना होता है, तो रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। लेकिन सबसे खास बात क्या है इनकी? यदि कोई एमएनसी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करती है तो उसको 5 साल तक, इनिशियल 5 साल तक टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि SEZ में आप यदि प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश करोगे देन दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। ये हो गया, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया यहां पर कि ये क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये रिलैक्सेशन दिया। दूसरा क्या देख रहे हैं अपन, वर्कर्स की बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। हम ये जानते हैं भैया कि जो कंपनीज है ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ने कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो इन रूल्स को इग्नोर कर दें। अब जब इन रूल्स को इग्नोर कर देंगे तो वर्कर्स की कंडीशन खराब होगी कि नहीं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तब उनको हायर करेंगे, जब नहीं होगी तो उनको हटा देंगे, है ना। तो ये वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पर हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्लेक्सिबली इनको हायर कर रहे हैं। जब प्रेशर ज्यादा है तो हायर किया और फिर हटा दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि प्रॉफिट बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो घट जाए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो घट जाए, ठीक है। इतना सब हमारी गवर्नमेंट कर रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े। हालांकि ये कंपनीज जो है ना उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। क्या चाह रहे हैं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की? और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लेबर लॉज में। पहले से ही निचोड़ रखा है मजदूरों को, और फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल कोई नियम कानून हो ही ना कि जो लेबर को प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरीके की ये सोच है एमएनसीज की, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट और उसके तरीके हमने देखे। अब वापस आ जाते हैं अपन इस पे कि भैया प्रोड्यूसर्स पर क्या इंपैक्ट हुआ। तो हमने देखा एमएनसी को फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा क्या देखा, उन एमएनसीज को जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनका फायदा हुआ, ठीक। तीसरा अब अपन ये देखते हैं कि भाई ये एमएनसीज के बाद लोकल एमएनसीज या लोकल लार्ज कंपनीज जो थी इंडिया में उनका क्या हुआ, है ना। तो लोकल इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया में या लोकल कंपनीज जो थी इंडिया में, लार्ज कंपनीज जो थी इंडिया में, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपटीशन फेस किया और वो खुद एमएनसीज बन गई, है ना। क्या किया इन्होंने कि ये जो कंपटीशन बढ़ा है ना, इसको फेस करने के लिए हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नई टेक्नोलॉजी में और नए तरीके की प्रोडक्शन मेथड्स में, जिससे कि उनका प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बढ़ जाए और इसमें वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। और कई कंपनीज खुद जो है वो एमएनसीज बन गई। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल में, इन्फोसिस आईटी में, रेनबेक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स में, सुंदरम फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स में। ये कुछ कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कर रही हैं और खुद एमएनसीज बन गई, ठीक, क्लियर है। तो इन्होंने खुद को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 3 हो गए अभी हमारे यहाँ पर, ठीक है। एक नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन कि जो सर्विस सेक्टर है हमारे यहाँ का उसको क्या फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की और उसी से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में पर्टिकुलरली कौन सी, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज ने तो बहुत पैसा कमाया है भाई। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है ना इंडिया में, फॉरेन करेंसी जो आ रही है वो इस आईटी के कारण आ रही है। लेकिन याद रखना सर्विसेज में सिर्फ आईटी कंपनी नहीं होती, है ना, इसके अलावा भी होती हैं कुछ और सर्विसेज की हम बात करते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होती है,
इंजीनियरिंग से रिलेटेड टास्क होती है, ठीक है, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं इंडिया में बहुत सस्ते दामों पे, है ना, बहुत चीपली प्रोवाइड करा रहे हैं ये सारी सर्विसेज। तो अदर कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो हमारे यहाँ से यंगस्टर्स को हायर करते हैं इन सारी सर्विसेज के लिए पर आर्ली बेसिस पर, और उनको भी काफ़ी फ़ायदा इससे हो रहा है। तो देखो एमएनसी को फ़ायदा हुआ, लोकल कंपनीज जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही हैं उनको फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो लोकल इंडियन कंपनीज, लार्ज लोकल इंडियन कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी फ़ायदा हुआ, वो खुद एमएनसीज बन गई, और जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट स्मॉल प्रोड्यूसर्स? स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक रवि का एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि कैपेसिटर प्रोड्यूस करने वाली एक फैक्ट्री खोलता है, ठीक है। ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ। और याद रखना, लार्ज प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा होता है। यदि देखें हम इंडिया में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील भी हो सकता है, टेक्सटाइल भी हो सकता है, वो लार्ज स्केल में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को इंडस्ट्री, वो कौन सी है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। जैसे कि रवि का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रवि ने जो अपनी जो एक फैक्ट्री ओपन करी थी इसने कैपेसिटर्स बनाने की 1992 में हुसूर में, ठीक है ना, तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर इन्होंने अपनी एक कैपेसिटर बनाने की एक फैक्ट्री ओपन करी। शुरू में तो भारी फायदा हुआ इनको, है ना, लेकिन जैसे ही इनको लिबरलाइज किया गया इस सेक्टर को, इनकी कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, ये जनरली कहाँ यूज किए जाते हैं? ये होम अप्लाइंसेस में, जैसे कि ट्यूबलाइट्स में, टेलीविजन्स में, सबसे ज्यादा यूज होता था इनका टेलीविजन्स में, ठीक है। 3 साल के अंदर क्या हुआ, उसने एक्सपैंड कर लिया अपना प्रोडक्शन, और 20 वर्कर्स काम कर रहे थे उसके अंडर, ठीक है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को लिबरलाइज कर दिया 2001 में, एज पर द एग्रीमेंट एट WTO। देखो अब WTO यहां आया पिक्चर में। इस WTO के कारण हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको ये कैपेसिटर इंडस्ट्री को लिबरलाइज करना पड़ा, और उसके कारण जो इनके मेन क्लाइंट थे टेलीविजन कंपनीज, ये लोकल बायर्स, लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे कैपेसिटर्स खरीदते थे बल्क में, है ना, और टेलीविजन मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन अब ये टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में बचे ही नहीं, ये सिर्फ असेंबलिंग का काम करने लगे। कंपटीशन के कारण क्या हुआ, ये जो MNCs हैं, ब्रांड्स हैं, ये इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज को सर्वाइव नहीं करने दे रही हैं, तो इनको क्या शिफ्ट होना पड़ा? असेंबलिंग एक्टिविटीज में शिफ्ट होना पड़ा फॉर दीज MNCs, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब हुआ क्या, कैपेसिटर्स की इनको रिक्वायरमेंट मान लो पड़ती भी है तो ये इंडिया से नहीं ले रहे, ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सस्ता और अच्छी क्वालिटी का है। तो जब उनको कैपेसिटर्स परचेज करने होते थे तो वो इंपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो है वो आधी है और क्वालिटी अच्छी है। किससे? जैसा रवि प्रोड्यूस कर रहा है उससे। तो क्या अब रवि की फैक्ट्री चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी भाई। देखो चल नहीं पाई। क्या हुआ? Now Ravi now produces less than half the capacitors that he produced in 2000. सन 2000 में जितने प्रोड्यूस करता था उससे आधे प्रोड्यूस कर रहा है, और सिर्फ 7 वर्कर्स बचे हैं। एक समय पे जो 20 वर्कर्स हो गए थे उसमें से सिर्फ कितने बचे? 7 वर्कर्स बचे। तो कई सारे ऐसे रवि के फ्रेंड्स थे जिन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स ही बंद कर दी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, है ना। ये कहाँ कर रहा था? ये हुसूर में कर रहा था, तमिलनाडु में। हैदराबाद में कई सारे इसके फ्रेंड्स थे जिसको बंदी करना पड़ा। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कैपेसिटर का, लेकिन इसके अलावा बैटरीज, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें MNCs ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, और हमारे यहाँ के इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। कई लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, कईयों को अपना शॉप्स जो है वो बंद करनी पड़ी, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करनी पड़ी। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनना भाई, ये तो बात हो गई प्रोड्यूसर्स की, बट व्हाट अबाउट वर्कर्स? वर्कर्स की कंडीशन और खराब है, क्योंकि हमने अभी देखा लेबर लॉस रिलैक्स कर दिए गए हैं। तो वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रेशर है उसके कारण वर्कर्स की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए जरा देखते हैं अपन। सबसे पहला चेंज तो ये आया कि भैया अब इनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है लेबर लॉज में,
और इनको जॉब्स जो है ना सिक्योर नहीं है, कभी भी इनको जॉब से निकाला जा सकता है। अब भाई देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो लार्ज एमएनसीज हैं इन गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वर्कर्स की लाइफ जो है ना वो इनसिक्योर हो गई, उनकी जॉब है जो है वो इनसिक्योर हो गई। अब ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है यूरोप में और अमेरिका में, ये क्या करते हैं, ये लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं जो इन लार्ज एमएनसीज के लिए सस्ते दामों पर जो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लेबर को, पहले क्या होता था परमानेंट जॉब होती थी लेबर की, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की तो कम की नहीं जा सकती है ना, रॉ मटेरियल तो जितना लगना है उतना लगेगा ही लगेगा, इसकी कॉस्ट रिड्यूस नहीं की जा सकती। कॉस्ट कहाँ कट की जा सकती है, लेबर में। तो जो पहले जो फैक्ट्रीज जो थी ना वो इनको क्या करती थी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया करती थी। अब इनके पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इनको टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और जब नहीं होती है तो उनको निकाल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि साल भर उनको पेमेंट ना देना पड़े। यदि उनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह रखेंगे तो साल भर पेमेंट देनी पड़ेगी, है ना। ऊपर से इनको बहुत लंबे समय तक काम करवाते हैं, नाइट शिफ्ट भी होती है रेगुलरली, है ना। कब होती हैं, जब पीक सीजन होता है उस समय नाइट शिफ्ट भी होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी होते हैं, वेजेस लो हैं, वर्कर्स को ओवर टाइम करवाया जा रहा है, ठीक है। और इससे फायदा किसका हो रहा है, उस प्रोड्यूसर का हो रहा है और एमएनसी का हो रहा है, लेकिन वर्कर्स की हालत तो बहुत खराब होती चली जा रही है ना भाई। तो ये कंपटीशन से क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, गारमेंट एक्सपोर्टर को फायदा हुआ, एमएनसी को फायदा हुआ, इन दोनों का प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन जो वर्कर्स हैं, these workers are denied their fair share of benefits, जो कि इस ग्लोबलाइजेशन से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, सिर्फ एमएनसीज का हो रहा है, लार्ज प्रोड्यूसर्स जो इंडिया में उनका हो रहा है। वर्कर्स का तो बहुत नुकसान हो रहा है ना भाई, इनको तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा, भरोसा ही नहीं कि भाई आगे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको और अच्छे से समझते हैं जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक सुशीला का एग्जाम्पल लेते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड एक वर्कर है जिसका नाम है सुशीला, और उसने अपना ज़्यादातर समय गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बिताया है दिल्ली में। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर, पहले जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था 1991 के पहले, है ना। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर, एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम एट डबल रेट। एंड जब ये फैक्ट्री बंद हो गई तो ये सारे, उस समय तो मिलते थे, लेकिन जब ये फैक्ट्री बंद हो गई तो ये सारे जो बेनिफिट्स थे वो मिलना बंद हो गए। जॉब नहीं है, करीब 6 महीने तक वो जॉबलेस रही। उसके बाद उसको एक जगह जॉब मिला जो उसके घर से 30 किलोमीटर दूर था, ठीक है। कितना दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, वहां जाके उसको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। 30 किलोमीटर दूर जाके काम कर रही है वो। अब उस फैक्ट्री में वो कई सालों तक काम करती रही, उसके बावजूद भी वो परमानेंट नहीं हुई है और वो उससे कम कमाती है जितना वो पहले कमाती थी, है ना। आधी इनकम है लगभग उसकी। कोई लीव नहीं है उसके पास, रोज सुबह निकलना है, रात में लौटना है। सुबह रोज निकलती है 7:30 बजे और रात को रोज लौटती है 10 बजे। एक भी दिन छुट्टी नहीं मार सकती, क्योंकि एक भी दिन छुट्टी मारी तो नो वेजेस। कोई भी बेनिफिट्स उसको नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करते थे। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई भी मेडिकल क्लेम या इंश्योरेंस नहीं है, इनको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है ना। फ्लक्चुएट कर रही है उसकी इनकम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रोज जा पाएगी। तो देखो वर्कर्स की हालत कितनी खराब है ना। तो ये जो कंडीशंस हमने देखी हैं, इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, हार्डशिप ऑफ दीज वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन इन मैनी इंडस्ट्रीज अंटिल many industrial units and services in India। ये हमको क्लियर हो गया है कि आज जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, इवन भले ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कैसे वर्क कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना चाहिए थे वो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। और ये सुशीला की जैसी हालत है
वैसी ही हालत मैक्सिमम वर्कर्स की है, बहुत बुरी कंडीशंस में इनको रहना पड़ रहा है। लेकिन भाई ग्लोबलाइजेशन तो हो चुका, अब क्वेश्चन क्या आता है कि इस ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा हर किसी को नहीं हुआ। नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। किसको फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का, जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, वेल्दी हैं, इन लोगों को इसका फायदा हुआ। लेकिन ऐसे लोग कई सारे, जैसे वर्कर्स की बात करी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हमने बात करी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उनको इनका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है ये चीज। तो क्या करें भैया, ये फायदा नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इसको और फेयर बनाया जा सकता है, ताकि इससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं उसका फायदा सबको मिल सके। अब इसके दो तरीके हैं, देखो भाई, एक इसमें रोल होता है गवर्नमेंट का और एक होता है लोगों का, है ना। तो गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए। कैसे कर सकती है, उसके कुछ स्टेप्स हमने यहां पर लिखे हैं। देखो क्या स्टेप है, सबसे पहली चीज ये क्या कर सकते हैं, लेबर लॉ को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भैया ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या ले सकती है, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। ये पहली चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि लेबर लॉ रिलैक्स किसने किए, गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट अलाउ कर रही कि आप लेबर लॉ को इग्नोर कर सकते हो तो डेफिनेटली नुकसान होगा। दूसरी चीज क्या, ट्रेड बैरियर्स का यूज करें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है तब तक जब तक कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रांग ना हो जाए। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज कर सकती है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए, या उससे वर्कर हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो तीन स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या क्या देखा हमने, गवर्नमेंट लेबर लॉ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकती है। दूसरा हमने क्या देखा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। और तीसरा हमने क्या देखा, गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर्स का यूज कर सकती है। चौथी चीज क्या कर सकती है गवर्नमेंट, WTO से नेगोशिएट कर सकती है फेयर रूल्स के लिए। ठीक है, और पांचवी और आखिरी चीज, मान लो WTO नहीं सुन रहा, नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, तो अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर हम WTO को प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए। ठीक, लेकिन लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कई लोगों ने किया भी है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में मैसिव कैंपेन्स हुए हैं एंड रिप्रेजेंटेशन लोगों ने किया है ऑर्गेनाइजेशंस का, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फ्लुएंस में आकर कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं WTO ने, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन और फेयर हुआ है। तो लोग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में, है ना। तो दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट का रोल है और लोगों का रोल है। ये दोनों चीजें हमको समझ में आ गई कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, इसको आप वापस नहीं ले सकते, है ना। तो हमने क्या देखा अभी इस चैप्टर में भाई, कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये क्या है, ये होता क्या है, कैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कैसे हो पा रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण और लिबरलाइजेशन के कारण। ठीक है, और WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी फेयर नहीं है, इनको फेयर बनाना है, कैसे बना सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है और पब्लिक का क्या रोल है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, और इन सारे कोर्सेज़ के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।